हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे जस्ट आस्क फिजिक्स पे। जिन्होंने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और आपको पता है कि इस नंबर पे आप इस चैनल के माध्यम से कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। और 11th का कंटिन्यूसली टीटीएस में है ना लेक्चर अपलोड होता है, तो जो फिजिक्स कहीं नहीं पढ़ रहे हैं या किसी कारण नहीं ज्वाइन कर पाए हैं वो यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। इस सेशन को कंप्लीट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चैनल का है, ठीक है। तो आपको कंप्लीट जेई मेंस और एडवांस और नीट के लिए और 11th-12th के लिए पढ़ाया जाएगा। बेफिक्र होकर आप पढ़ सकते हैं यहाँ से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, तो आपको पढ़ना क्या है, तो वेक्टर पढ़ रहे हैं हम लोग अभी, ठीक है। वेक्टर का ये लेक्चर 6 होगा, ठीक है। तो वेक्टर का ये जो है लेक्चर 6 होगा। अभी तक 5 लेक्चर हो चुका है जिनमें हम लोग बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें वेक्टर में, ठीक है। जैसे कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, पिछले क्लास, इसके जस्ट पिछले क्लास, लास्ट क्लास हम लोगों ने क्या बताया था, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। बस हम ये बता के छोड़ चुके थे, मतलब क्लास ओवर हो चुका था कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है क्या, उसका कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये प्रोसेस हमने बताया नहीं था, ठीक है। जैसे कि ए, बी और सी 3 वेक्टर्स हैं, ठीक है। ए, बी और सी 3 वेक्टर्स हैं। इस 3 वेक्टर्स का रिजल्टेंट, जैसे कि सी क्या है, सी जो है वो ए और बी का रिजल्टेंट है, ठीक है। तो ये हम बता चुके थे कैसे निकालते हैं, ये आप लास्ट लेक्चर देखिए तो आपको समझ आ जाएगा। तो वैसे फिर भी हम यहाँ आपको बताएं कि आपको बताया गया था कि अगर दो वेक्टर सेम ऑर्डर में दिए गए हैं, मतलब एक वेक्टर के पीछे दूसरा वेक्टर ऐसा, तो तीसरा जो थर्ड क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल होगा, क्लोजिंग साइड मतलब तीसरा ऑपोजिट डायरेक्शन में, थर्ड क्लोजिंग साइड ऑपोजिट ऑर्डर में, इस दोनों के ऑपोजिट ऑर्डर में, वो अकेला रिजल्टेंट होगा ए और बी के, ठीक है। तो सी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी। अब ये निकालेंगे कैसे, मतलब अगर दो वेक्टर अपने को दिया गया है, जैसे कि एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी दिया गया है अपने को, तो उसका रिजल्टेंट कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से, तो ऐसे ड्रॉ करने से ये तो ज्योमेट्री से दिख जा रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन कितना होगा, ये सब कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैथमेटिकल प्रोसेस करेंगे। अभी जस्ट दो वेक्टर दिए हुए हो और तो उसका रिजल्टेंट मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, उसके लिए हम मैथमेटिक्स देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। रिजल्टेंट कहने का मतलब है कि दो वेक्टर का, अच्छा एक चीज और लिख लीजिए तो ज्यादा क्लियर होगा। क्या नोट्स लिखेंगे कि दो वेक्टर का जो सम होता है वो हमेशा एक वेक्टर होता है ना। तो सम ऑफ टू वेक्टर्स, रिजल्टेंट का मतलब क्या है, सम ऑफ टू वेक्टर्स, सम ऑफ टू वेक्टर्स, सम ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी, इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा नहीं है कि दो वेक्टर का सम कभी स्केलर के बराबर, मतलब अर्थात ये है कि किसी वेक्टर को दूसरे वेक्टर से जोड़िए, स्केलर से तो जोड़ेंगे नहीं, वेक्टर का स्केलर से सम पॉसिबल नहीं है। वेक्टर को सेम प्रजाति के साथ जोड़ेंगे, वेक्टर का वेक्टर के साथ एडिशन संभव है, और इसका जो एडिशन है वो भी क्या होगा, वेक्टर होगा, कभी भी स्केलर के बराबर नहीं होगा। बात समझ आए। तो दो वेक्टर्स का सम जो है वो क्या होना चाहिए, वेक्टर होना चाहिए। मतलब वेक्टर के लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड, यूनिट तो जो है वो रहेगा ही, सॉरी, एंड डायरेक्शन चाहिए। तो कहने का मतलब जब हम दो वेक्टर को जोड़ेंगे, मान लीजिए एक वेक्टर इधर दिया ए, एग्जाम्पल इसके बगल में भी आप देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई वेक्टर दिया गया है 20 मीटर इस डायरेक्शन में, मान लीजिए ये कोई डायरेक्शन है। दूसरा वेक्टर इधर की ओर दिया, मान लीजिए ये है ना 24 मीटर इस डायरेक्शन में हो सकता है, और इसके बीच का एंगल थीटा बराबर 60 दिया। तो इसका रिजल्टेंट आपको अगर निकालने बोले तो आप कैसे निकालोगे, देखिए हम फिर मिटा देंगे इस जगह के लिए। 20 मीटर आप इसको शिफ्ट करिएगा पैरेलली इधर की ओर, तो शिफ्ट करने के बाद ये कहीं वहाँ 24 होगा, और उसके ऑपोजिट में ये जो होगा ये तीसरा रिजल्टेंट होगा। तो रिजल्टेंट ये तो निकाल लेंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका, और ये डायरेक्शन का एक्सप्लेनेशन दे दो तो वेक्टर कंप्लीट रिजल्टेंट वेक्टर पता चल जाता है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, कैसे निकालेंगे,
ये निकालने के लिए ही हम लोग यहाँ पे थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं, थ्योरी कहिए या प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए कैसे पॉसिबल है। जैसे मान लिया कि आपको एक वेक्टर ए दिया और दूसरा वेक्टर क्या दिया बी, और इस दोनों के बीच का एंगल दे दिया, और आपसे पूछा जाए कि बताइए रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। तो हम लोग सबसे पहला काम करेंगे पैरेलल शिफ्टिंग। पैरेलल शिफ्टिंग करने का मतलब है कि अगर दो वेक्टर का सम निकालना है तो उस दोनों का सेम ऑर्डर में होना जरूरी। अगर दो वेक्टर का सम निकालना है तो उस दोनों का सेम ऑर्डर में होना जरूरी है। अभी जस्ट पढ़े ना कि सेम ऑर्डर में है तो तीसरा साइड जो है उसका ऑपोजिट ऑर्डर वाला उसका रिजल्टेंट होता है। तो पहले इसको सेम ऑर्डर में करने के लिए शिफ्टिंग का हेल्प लेंगे। पैरेलल शिफ्टिंग आपको पढ़ाया जा चुका है, लेक्चर 3 देखिए शायद, या पीछे का तो सारा लेक्चर देख ही दीजिएगा। तो ये इस तरह से। हाँ, एक बात और ध्यान रखिए, वीडियो लेक्चर देखने के दौरान अक्सर ऐसा होता है यूट्यूब पे लोग पढ़ते हैं, टाइम पास करते हैं, उन्होंने मतलब ऐसा होता है। तो सिंपली ऐसा भी फुल कंसंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि आपके पास ये रिकॉर्डेड मोड में है, आप सोचिएगा कि हम दोबारा सीख लेंगे। तो ऐसे समझिए कि ये ऑप्शन आपके पास एक वीडियो लेक्चर मतलब एक बार ही देखने का हो, तो फुल कंसंट्रेशन के साथ कैसे समझिएगा वो आप सोच के रखिए, ठीक है। तो सोच के रखिएगा मतलब उस तरह से इम्प्लीमेंट कीजिए। तो फुल कंसंट्रेशन के पास साथ पढ़िए तो आपको चीजें समझ आएंगी, ठीक है। अदरवाइज आधे अधूरे एनर्जी के साथ कोई लेक्चर समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे लोग तो वीडियो को पहले देखे ही नहीं, ठीक है। वो ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है जो पढ़ने वाले नहीं है, मतलब जिनको लग रहा है कि सिर्फ टाइम पास के लिए या सर कॉमेडी करते हैं, ऐसे वाले टीचर वाले का वीडियो देखने का जिसको आदत है तो वो वीडियो को ना देखें, ठीक है। तो आपको ये कम्प्लीटली पढ़ाया जाएगा, मतलब 11th का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। तो उस हिसाब से हमने इसको डिजाइन किया है, ठीक है। तो इसीलिए देखिए वीडियो लेक्चर अच्छे से, तो फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए, ठीक है। तो आगे देखिए, ये इस तरह से हम इसको ए और बी ये एंगल दिया हुआ है, तो आपको बताना है रिजल्टेंट। और हम देख चुके रिजल्टेंट के लिए दो वेक्टर का जो सम करना है उसका रिजल्टेंट उसके तीसरे के ऑपोजिट है, तो इसको पैरेलल शिफ्टिंग का यूज करते हुए यहाँ शिफ्ट कर दिया हमने, ठीक है। और पैरेलल शिफ्ट करने का मतलब ये एंगल भी क्या मेंटेन रखते हुए थीटा, और मैग्नीट्यूड भी फिक्स रखते हैं। अब ये वेक्टर यहाँ से कहाँ गया, यहाँ। अब ये दोनों वेक्टर सेम ही है क्योंकि पैरेलल शिफ्टिंग का आपने यूज करा। क्या करा है आपने, पैरेलल शिफ्टिंग का यूज करा है। तो देखिए अब आपको चाहिए क्या, रिजल्टेंट चाहिए। तो रिजल्टेंट लिखने के लिए हम यूज करेंगे, देखिए रिजल्टेंट। तो तीसरा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन कहता है, देखिए ये दोनों सेम ऑर्डर में, उसके ऑपोजिट ऑर्डर में जो तीसरा साइड होगा वही क्या होगा, इसका रिजल्टेंट होगा। तो ये आपका रिजल्टेंट है आर, और यही निकालना है। अब मैग्नीट्यूड वाइज देखिए इसका नेमिंग कर लेते हैं, इसका नेमिंग कर लें तो इसको रखें पी, इसको रख लेते हैं क्यू, इसको रखिए एस, क्योंकि आर यहाँ यूज कर चुके हैं। अब देखिए अपने को इस ट्रायंगल में जो पी क्यू एस ट्रायंगल है, पी क्यू एस ट्रायंगल में आर का मैग्नीट्यूड चाहिए। मतलब आर का मैग्नीट्यूड कहने का मतलब है आर बराबर, तो पहले ये समझिए ए प्लस बी के बराबर। अब आर का कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए चाहिए आर का मैग्नीट्यूड। आर का मैग्नीट्यूड किसके लंबाई के बराबर होगा, पी एस के लंबाई के बराबर। और चाहिए डायरेक्शन, डायरेक्शन किसी एक के साथ, ए के साथ अगर बताएं तो कहिए अल्फा है, तो मतलब अल्फा चाहिए। ये दो इंफॉर्मेशन मिल गया तो आपने कंप्लीट कर लिया क्या, एडिशन का प्रोसेस। तो अब इसको निकालने के लिए हम ज्योमेट्री यूज करेंगे। ज्योमेट्री क्या कहता है, देखिए ज्योमेट्री कहता है कि, ठीक है, इस तरह से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। तो यहाँ एक परपेंडिकुलर, इसका नाम लीजिए पी क्यू आर एस, मान लीजिए एम, ज्यादा अच्छा लगेगा एम सुनने में, इसलिए इसको हम एम नाम दे रहे हैं। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा हमने जो इस लाइन पी है ना, पी क्यू पे है, इस लाइन पी क्यू को सीधा आगे बढ़ाने पे। अब देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है, एस एम और पी। तो अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में पी एस क्या है, हाइपोटेनस, और एस एम क्या है, एस एम है आपका परपेंडिकुलर, और ये है आपका पी एम बेस। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल अभी आपको क्या नहीं पढ़ाया गया है, कंपोनेंट मेथड नहीं पढ़ाया गया, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर निकालना नहीं सिखाया गया। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल इससे कोई फर्क नहीं पड़ने देंगे हम आपको, ठीक है। इन राइट एंगल ट्रायंगल पी है ना, एम एस, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल में एस एम आपका क्या है, एस एम है आपका परपेंडिकुलर
पी एस क्या है, हाइपोटेनस, एंड पी एम क्या है, बेस। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसा लिख सकते हैं कि पी एस का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा पी एम के स्क्वायर बेस प्लस एस एम के स्क्वायर के। पी एस ही तो रिजल्टेंट का स्क्वायर है, और पी एम बराबर क्या लिखा जा सकता है, पी क्यू प्लस क्यू एम का स्क्वायर प्लस एस एम का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई संदेह हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो आपको समझा दिया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ एस के बराबर होगा। अब देखिए ये कैसे निकाल सकते हैं, तो ये एंगल आपको थीटा है, ये मैग्नीट्यूड बी के बराबर होगा, क्यू एस जो होगा वो बी के बराबर। अब इस ट्रायंगल पे विचार कीजिए, ये भी एक अलग राइट एंगल ट्रायंगल जहाँ पे बी हाइपोटेनस पता है, तो ये एस एम किसके बराबर होगा, यहाँ पे एस एम बराबर होगा, अगर हाइपोटेनस पता है तो एस एम किसके बराबर होगा। तो देखिए इस ट्रायंगल में आप कोई भी रेशियो, कौन सा रेशियो लिखिए, साइन थीटा का रेशियो। कौन से ट्रायंगल में लिख रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल एस एम क्यू में। एस एम क्यू में अगर साइन थीटा लिखे, साइन थीटा का मतलब हाइपोटेनस बी डिवाइडेड बाई, है ना, हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, ये मिस्टेक है, सॉरी। क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। तो ये तो आपको पता ही, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब एस एम डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस बी के बराबर। तो एस एम बराबर क्या लिखिएगा, एस एम बराबर, आगे चल के कंपोनेंट सीखेंगे जिससे ये लिखना और आसान हो जाए, तो अभी कंपोनेंट यूज नहीं कर रहे हैं, अभी साइन थीटा बराबर सिंपली आप लिख सकते हैं एस एम बाई बी। बी क्या है, बेस नहीं समझिएगा, बी मतलब है इस पी क्यू, बी मतलब ये वाला जो हाइपोटेनस है वो है। तो एस एम बराबर क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा के, तो एस एम निकल आया बी के टर्म में, पहला इक्वेशन। इसी तरह अगर कॉस थीटा का यूज कीजिएगा तो कॉस थीटा के यूज से आपको ये पता चलेगा कि क्यू एम जो है ये बी कॉस थीटा के बराबर है, और ये एस एम किसने के बराबर आया, तो बी साइन थीटा के बराबर। बोलिए ये क्लियर हुआ। ये तो नॉर्मल मैथमेटिक्स 9th-10th में ऐसा करते आए। अब जो वैल्यू हमने फाइंड आउट करा है वो वैल्यू रखिए, पी क्यू का वैल्यू कितने के बराबर है, ए के मैग्नीट्यूड के बराबर। तो पी क्यू का वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड ए के बराबर है, तो ये हो जाएगा ए प्लस क्यू एम का वैल्यू बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस एस एम का बी साइन थीटा, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। इसको खोलिएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बोलिए ऐसा कोई, ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर में हमने इसको खोला, और ये ऐसा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से देखिए जो चीजें कॉमन आने वाली हैं उसको कॉमन लीजिए, तो बी स्क्वायर को कॉमन लीजिए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस, तो आगे इसको अगले पेज में करते हैं, यहाँ से हम नोट कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस क्या है आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए ये ए स्क्वायर को ऐसे ही रहने दीजिए, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा में से बी स्क्वायर को बाहर निकालिए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए ए स्क्वायर, आपको ये बात तो पता ही होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या कहते हैं, 1 कहते हैं, ये 10th में आपने अच्छे से पढ़ के आए हैं। तो ये देखिए ये होगा 2ab cos थीटा। गॉट माय पॉइंट, दिस इज द रिजल्टेंट। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, अच्छा रिजल्टेंट का यहाँ स्क्वायर था, सॉरी, तो ये स्क्वायर के बराबर। अगर स्क्वायर हटाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, स्क्वायर हटाना चाहते हैं, इसको थोड़ा सही कर लें, स्क्वायर हटाना चाहते हैं तो रूट को उधर भेज देंगे, तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो रिजल्टेंट हमने लिखना सीख लिया किस गिवन टर्म में, तो आपको ए और बी दिया हुआ था और उसके बीच का एंगल थीटा का इंफॉर्मेशन था, आपने क्या लिख लिया, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड लिख लिया। तो वेक्टर का एक काम क्लियर हो गया कि मैग्नीट्यूड कितना होगा वो आपने निकाल दिया। अब डायरेक्शन के लिए मेहनत करना है।
तो डायरेक्शन देखिए कैसे निकाल सकते हैं। देखिए डायरेक्शन, ये एंगल अल्फा निकाला है। अब इस ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ही अगर टेन अल्फा लिखना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं, टेन अल्फा। देखिए रेड कलर से जो लिखेंगे उस पर ध्यान दीजिए। अगर टेन अल्फा की बात करें तो टेन अल्फा इस राइट एंगल ट्रायंगल में, कौन से राइट एंगल, ये बड़ा वाला पी एम एस में, ये राइट एंगल ट्रायंगल में पी एम एस में टेन अल्फा बराबर क्या, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है, एस एम डिवाइडेड बाई पी एम। तो टेन अल्फा भी पता चल गया एस एम डिवाइडेड बाई पी एम के बराबर। तो चलिए अगले पेज में देखते हैं। टेन अल्फा बराबर, अगर डायरेक्शन के लिए टेन अल्फा बराबर लिखें तो एस एम डिवाइडेड बाई पी एम के हैं। और पीएम किसके बराबर है, ध्यान से देखिए, पीएम बराबर है पी क्यू प्लस क्यू एम के। तो पी क्यू प्लस क्यू एम के, पी क्यू प्लस क्यू एम के बराबर है। तो एस एम कितने के बराबर है, एस एम अपना बराबर है, एस एम बराबर है बी साइन थीटा के, बी साइन थीटा के डिवाइडेड बाई पी क्यू कितने के बराबर है, तो ए के। और क्यू एम कितने के बराबर है, अभी जस्ट लिखा चुके हैं, क्यू एम है ना, क्यू एम कितने के, बी कॉस थीटा के। तो बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। गिवन टर्म में हमने क्या निकाल लिया, अल्फा का वैल्यू भी निकाल लिया, ये होगा टेन इनवर्स बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। और ये एंगल जो बना रहा है अल्फा, वो किसके साथ बना रहा है, तो ए के साथ। तो ये याद रखेंगे किसके साथ बता रहे हैं, ए के साथ। तो किसी भी एंगल, अब ये अल्फा बता दिए ए के साथ, मतलब रेफरेंस के साथ हम बता दिए। देखिए अब एग्जांपल करेंगे तो ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अभी फिलहाल आपको हो सकता है कि नहीं समझ आए, एग्जांपल के बाद लगेगा कि सब बहुत ही स्मूथली समझ आएगा, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। अभी फिलहाल जितना समझ आ रहा है उतना समझ के रखिए। देखिए अभी जैसे एग्जाम्पल करेंगे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, होता है ऐसा। आगे देखते हैं। तो P और S, और यहाँ पे देखिए इस तरह से ये रिजल्टेंट लिखा, ये अल्फा। अब किसी को माने कि हम किसके साथ बताना चाहते हैं, B के साथ। B के साथ भी वो बता सकता है, उसको मान लीजिए उसको कह रहा है बीटा एंगल को, क्या कह रहा है, B के साथ जो बताया एंगल वो क्या है, बीटा। तो फिर अगर बीटा के टर्म में बताना चाहते हैं टेन बीटा, तो टेन बीटा बराबर सिमिलरली हम यहाँ लिख देते हैं। इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे क्योंकि कोई फायदा है नहीं, बाद में आपको ये चीज बहुत ही इजीली समझ आएगा। अभी फिलहाल के लिए देखिए, जैसे सिमिलरली हम बी के साथ बता देते थे, ए के साथ बता देता है, ए नीचे आया, बाकी यहाँ पे ऐसे थीटा वाला टर्म है। बी के साथ अगर बताना है तो बस बी नीचे आएगा, तो मतलब और बाकी सारा क्या रहेगा ऊपर। जैसे कि ए साइन थीटा, बस ए के जगह पे बी और बी के जगह पे ए को एक्सचेंज कर देंगे, इसीलिए एक याद रखने से आपको काम चल जाएगा। टेन मीटर और बी प्लस ए, ये साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा। तो ये एंगल बी के साथ है, बीटा किसके साथ, बी विथ वेक्टर बी, विथ वेक्टर बी। तो बीटा भी निकालें। आप ए के साथ इन्फॉर्म कीजिए या किसी एक को बताना है, और एक ही रट्टा मार के आपको याद रखना है। दूसरा अगर बताना होगा तो आपको बात हम बता चुके हैं, यहाँ जो अकेला बैठा है आप उसके साथ वेक्टर बता रहे हो। तो अगर बी रखना है तो यहाँ बी रखिए, बाकी ए यहाँ एक्सचेंज कर लीजिए बी के पोजिशन पे। बात समझ आए, मेरे बात को समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं, कि अगर आपको बताना है जैसे कि सिंपली टेन इनवर्स, जैसे कि किसी को यहाँ तो ए के साथ वाला फार्मूला एक याद रखिएगा, क्या बोले हम, कि एक ही फार्मूला याद रखना है ए के साथ वाला, ठीक है। ए के साथ वाला याद रखिए, रिजल्टेंट के लिए एक याद रखिए। अगर आपको बी के साथ पूछ दिया इन केस, तो आप बी के साथ वाले में क्या करेंगे, बी के साथ वाले में अगर पूछता है तो यहाँ ए के जगह पे, देख रहे हैं हम जो हाईलाइट कर रहे हैं, ए वाले के जगह पे आपको बी रख देना है, और बी वाले के जगह पे क्या रख देना है, ए रख देना है, आपको आंसर आ जाएगा। किसी एक को याद रखने से काम खत्म। अब देखिए एग्जाम्पल को अच्छे से समझिए, एग्जाम्पल ही आपको इस थ्योरी का क्लियरिटी देगा। जैसे कि सिंपली कह रहे हैं कि एक वेक्टर है, मान लीजिए फोर्स वेक्टर 10 न्यूटन इधर की, और दूसरा वेक्टर है 90 का एंगल बना रहे हैं, बनाते हुए 10 न्यूटन ऊपर की ओर। मान लीजिए ये F2 है और ये वेक्टर है F1। बात क्लियर हुआ, 10 न्यूटन का है। अब इसका रिजल्टेंट बोल दे आपको, मतलब F रिजल्टेंट बताइए, रिजल्टेंट फोर्स बताइए किसका, F1 और F2 का। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको पता है कि हम फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ ए के जगह पे क्या है, F1, बी के जगह पे मान लीजिए कौन है, F2, और थीटा के जगह पे क्या दिया गया आपको, 90। तो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड के लिए आप सिंपली क्या करिएगा, फार्मूला यूज कीजिएगा, रूट अंडर ऑफ
पहले वेक्टर का स्क्वायर मतलब f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। बोलिए क्लियर हुआ ये चीज? फॉर्मूला अप्लाई करना सीखिए बस, और कुछ हम अभी नहीं सिखा रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक आप इसमें एकदम टैलेंटेड हो जाइएगा, चिंता करने की बात नहीं। 10 का स्क्वायर करिए प्लस 10 का स्क्वायर करिए प्लस 2 × 10 × 10 कीजिए इंटू cos 90 क्या हो जाएगा 0। तो ये कहानी तो पूरा का पूरा ही खत्म हो गया। 10 का स्क्वायर 100 और 100 200 हो गया। 200 का रूट अंडर कितना होगा √2 टाइम्स ऑफ 10। आगे चल के ये स्टैंडर्ड रिजल्ट भी आप रट लीजिएगा, देखते ही आंसर कर दीजिएगा, ये बात का मेरा आपको विश्वास है। ठीक है, तो हमने अभी क्या लिखा है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, अब डायरेक्शन बताना है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से थोड़ा सा हम इसको ये के व्यू से भी आपको बताते हैं। जैसे अगर किसी को मैंने ट्रायंगल लॉ, ये क्या करेगा, ये इसको पैरेलल शिफ्ट करेगा यहाँ, ऐसा ये वेक्टर यहाँ गया और ये होगा कहीं ना कहीं इसका रिजल्टेंट। अब डायरेक्शन मान लीजिए f1 के साथ उसको बताना है ये एंगल क्या है अल्फा, तो टेन अल्फा के लिए वो फार्मूला यूज करेगा। टेन अल्फा किसके साथ बताना है f1 के साथ, f1 को क्या रहना चाहिए यहाँ अकेला, तो क्या फार्मूला लिखेगा f2 sin थीटा, बात समझ आ रहा है, डिवाइडेड बाई f1 प्लस f2 cos थीटा। याद रहेगा ये सिंपल सा फार्मूला हमेशा अप्लाई करने के लिए। देखिए इसके साथ एंगल होता है, किसके साथ, यहाँ अकेला आता है। तो टेन अल्फा f2 कितना है, f2 है 10 और sin 90 मतलब 1 डिवाइडेड बाई f1 है कितना है 10 और यहाँ पे है प्लस cos 90 क्या है 0, तो ये तो खत्म हो जाएगा। sin 90 क्या 1, तो ये हो गया 10/10, 10/10 का मतलब 1, तो ये हो गया आपका 10 अल्फा। 10 अल्फा बराबर क्या है 1, तो अल्फा कितना होगा 45 डिग्री। तो मतलब रिजल्टेंट जो है वो कितना एंगल बना रहा होगा 45 डिग्री का, ये एंगल कितना 45 डिग्री। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अगर आप इस वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में लिखिएगा तो वो रिजल्टेंट वेक्टर का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कितना लिखिएगा 10√2 मैग्नीट्यूड है इतना न्यूटन, मेकिंग एंगल 45 डिग्री, मेकिंग एंगल 45 डिग्री विथ f1। बात समझ आया? इस तरह से हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोगों ने ये देखा है, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर इसी पे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज का ये छोटा सा ही लेक्चर रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं फिर। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन पे ही अब क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास, तो पैरेललोग्राम लॉ, जो यही लॉ है और ये खतरनाक लॉ नहीं समझिएगा, कुछ खास ही नहीं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का ही छोटा सा 2 मिनट 4 मिनट का एक लेक्चर होगा छोटा सा, जो हम आपको बस समझा देंगे। ठीक है, इसके बाद उसी से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो जिन्होंने मतलब सिंपली आपको मतलब असाइनमेंट वगैरह मिलेगा, जो क्वेश्चन क्या करना है, अभी फिलहाल जितना पढ़ाया गया है उसी को बार बार रिपीटेड करें मोड में पढ़िए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग आएंगे तो फिर पैरेललोग्राम लॉ का थोड़ा सा इंफॉर्मेशन करेंगे और फिर इसी एडिशन से रिलेटेड का मतलब रिजल्टेंट से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जैसे सिंपली अगर आप एक क्वेश्चन बना सकते हैं तो बना के रखिएगा, बना क्यों नहीं सकते हैं बता तो दिया ही हमने सब कुछ। देखिए जैसे कि एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है मान लीजिए r1, ये मान लीजिए 20 मीटर है। उसके बाद दूसरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है r2, ये भी 20 मीटर है। इसके बीच का एंगल 120 है। आपको बताना है इन दोनों का रिजल्टेंट, मतलब रिजल्टेंट r1 प्लस r2 कितने के बराबर। ठीक है, ये आपको बना के रखना है, अगले क्लास हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो थैंक यू, अपना ख्याल रखें, कोरोना में कहीं भी जाए नहीं। ठीक है, घर पे रहें, पढ़ाई कीजिए, और अगर कोई भी डाउट होता है तो 95721842 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है,